हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक ऐसा चैप्टर जो कि थ्योरेटिकल चैप्टर है और ईजीएस्ट चैप्टर है, और एक ऐसा चैप्टर इसके हम क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या आएंगे और इजीली फुल मार्क्स इस चैप्टर में स्कोर कर सकते हैं। ये चैप्टर 6 से 7 नंबर का आता है और कंप्लीट 6 से 7 नंबर इस चैप्टर में स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर जो है वो ईजीएस्ट चैप्टर है और आप कम समय में इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप ज़्यादा मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात, इस चैप्टर को मैं पढ़ाने का मेरा तरीका क्या है। सबसे पहली बात कि भाई ये चैप्टर थ्योरेटिकल है। आप जहाँ भी पढ़ने जाओगे, यूट्यूब पे कहीं भी पढ़ने जाओगे, तो टीचर्स आपके सामने थ्योरी लेके आ जाएंगे, किताब की थ्योरी लेके आएंगे और मैथ को एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तरह पढ़ाएंगे। लेकिन मेरा ये मोटिव बिल्कुल नहीं है। मैं आपको मैथ को एक मैथ के तरीके से ही पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको जो भी चैप्टर का क्रिस्प है, छोटी छोटी मेन इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको इस चैप्टर के सबसे पहले मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। फिर जो भी स्लाइड्स होती हैं, जो सब टीचर्स दिखाते हैं, स्लाइड्स मतलब कि डिफिनीशंस हो गई, जो बच्चों को डिफिनीशंस की नीड होती है, डिफिनीशन समझने की, वो भी मैं इस वीडियो में कराऊंगा। मतलब मैं साथ साथ बोर्ड में भी पढ़ाऊंगा और डिफिनीशंस भी दूंगा आपको। और बोर्ड के पिछले 5 साल के लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं, मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और ये भी छोड़िए, जो मैंने बोर्ड में अपनी कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व किया था, ग्राफ भी मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको ग्राफ में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब चलते हैं, इस चैप्टर को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात भाई, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर का नाम जो है उसके बारे में समझते हैं। चैप्टर कहता क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब ये होता है ऐसी प्रॉब्लम जिसमें वैल्यू को ऑप्टिमाइज करें। अब बहुत सारे बच्चों को ऑप्टिमाइज का मतलब नहीं पता होगा, मुझे पता है, मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए इस वीडियो में। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम निकालना। मैक्सिमाइज करना है तो मिनिमाइज करना। अब मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, और मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम से कम वैल्यू। अब ये सब छोड़िए, अब आते हैं मेन चैप्टर पे। सबसे पहली बात आपको मैंने क्या पढ़ा है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना। जब भी आप ऑप्टिमाइजेशन का नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि वैल्यू को मैक्सिमम करना है, मिनिमाइज करना। बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है ऑप्टिमाइजेशन पढ़ने के लिए। अब आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक्चुअली क्या बोलता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है ऐसे प्रॉब्लम जिसमें हम फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को निकालें, या तो हम फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को निकालें या हम फंक्शन के मिनिमम वैल्यू को निकालें। मतलब कोई एक फंक्शन रहेगा जिस फंक्शन के हम मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे या मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे, उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब उस प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करते हैं, कभी कभी मिनिमाइज करते हैं। तो सिंपल यही बोल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम जिसमें हम फंक्शन के वैल्यू को या तो मैक्सिमम करेंगे या तो मिनिमम करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता क्या है। क्या होता है, ऐसे प्रॉब्लम जिसमें वैल्यू, किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे या मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इतना क्लियर है ना भाई मेरे? चलो ठीक है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फंक्शन फंक्शन, अब ये भी समझते हैं कि जिस फंक्शन की वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, वो फंक्शन किस तरीके से दिखता है और उस फंक्शन को क्या बोलते हैं। z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, यही फंक्शन होता है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना होता है और मिनिमाइज करना होता है। इसी फंक्शन को क्या करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है और मिनिमाइज करना होता है। और इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिस फंक्शन को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं या ऑप्टिमाइज करते हैं, इस फंक्शन को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ से एक पहला नाम आपके सामने आ गया इस चैप्टर का, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। समझ गए ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऐसे फंक्शन जिसमें एक्स और वाई कुछ इस फॉर्मेट में लिखे हों, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्मेट में जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं। तो समझ गए आप लोग कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रॉब्लम जिसमें हम किसी वैल्यू को मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और जिस फंक्शन की वैल्यू को हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं, उस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, एलपीपी पढ़ लिया हमने क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन पढ़ लिया क्या होता है। अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई में जो एक्स और वाई होते हैं, उसको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। अब आप एक बार सोचो, अगर मैं x की वैल्यू कुछ पॉजिटिव में रखूँगा तो ये वैल्यू ओवरऑल पहले वैल्यू से ज़्यादा आएगी।
और अगर मैं x की वैल्यू निगेटिव में रखूँगा तो ये वैल्यू ओवरऑल पहले वैल्यू से कम आएगी। तो क्या x और y की वैल्यू रखने पे यहाँ पे कुछ डिसीजन हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है? हाँ, चेंज हो रहा है भैया। तो x और y को हम बोलेंगे डिसीजन वेरिएबल्स। इसको क्या बोलेंगे हम? डिसीजन वेरिएबल्स। अब आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया? सबसे पहली बात मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ आपको, मैंने क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि LPP क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, और दूसरी बात क्या होता है? डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है, डिसीजन वेरिएबल्स भी हमने पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, समझते हैं। देखिए, कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कंडीशन। जो भी कंडीशंस होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, जो भी कंडीशंस दिए होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैथ इज़ ऑल अबाउट एग्जांपल। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया है z = 4x + 2y। इसके नीचे जो आपको कंडीशंस क्वेश्चन में दी रहती हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 2, x इज लेस देन इक्वल टू में 3, x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 3। ये जो कंडीशंस दी होती हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो होता है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन का मतलब होता है ऐसे रीजन जो कि डिटरमाइंड बाय ऑल कांस्टेंट। फिजिबल रीजन क्या होता है? एक कॉमन रीजन होता है जो कि कांस्टेंट्स के द्वारा डिटरमाइन होता है, उसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल दी कांस्टेंट्स। कांस्टेंट मतलब जो भी कंडीशंस होती हैं उससे जो रीजन ग्राफ पे बनता है, उसको जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन, FR। ठीक है, फिजिबल रीजन। अब मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। देखिए, फिजिबल रीजन का मतलब ये होता है कॉन्स्टेंट्स कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन से कोई ग्राफ बनता है। अब उस ग्राफ में जो कॉमन रीजन होता है, उस कॉमन रीजन, मान लीजिए कॉमन रीजन है, इस कॉमन रीजन को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। ठीक है, FR। और जो कॉमन जगह, जो कॉमन चीज़ नहीं होता है उसको बोलते हैं इनफिजिबल रीजन। मतलब जो इन कॉमन चीज़ होता है, जो कॉमन बनता है कॉन्स्टेंट से, उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। और जो कॉमन नहीं होता है, कॉमन जगह नहीं होता है, उसको बोलते हैं इनफिजिबल रीजन। तो अब हम पढ़ते हैं फिजिबल सॉल्यूशंस के बारे में। फिजिबल सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है ऐसे सॉल्यूशन जो कि फिजिबल रीजन में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशंस। जो भी सॉल्यूशन फिजिबल रीजन में पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिजिबल सॉल्यूशन। और जो भी रीजन फिजिबल सॉल्यूशंस पे नहीं पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशंस। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो कि फिजिबल रीजन में फाइंड होते हैं, फिजिबल रीजन में जो सॉल्यूशंस पाए जाते हैं उसको फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं, जो नहीं पाए जाते हैं उसको इनफिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये सिंपल सी बात थी। अब भाई इस चैप्टर में देखो, थ्योरी तो हमने बहुत ज़्यादा पढ़ ली। अब हमें ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना है, बस हमें 2-3 थ्योरी और पढ़ के क्वेश्चंस पे आ जाने हैं। क्वेश्चंस इस चैप्टर के मेन होते हैं। एक क्वेश्चन आप सीख गए, 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आप सीख गए, आप पूरा चैप्टर लगा दोगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 क्या बोलता है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का थ्योरम नंबर 1 बोलता है जो भी कॉमन रीजन में जो भी फिजिबल सॉल्यूशंस पाए जाते हैं कॉन्स्टेंट्स में, वो उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन, उसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो कॉर्नर पॉइंट पे ही फाइंड होगी। मतलब या तो अगर मान लीजिए फिजिबल सॉल्यूशन, देखिए एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाता हूँ। थ्योरम नंबर 1, मान लीजिए एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ है, ये एक यहाँ पे ऐसे ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे रीजन क्या है? बाउंडेड है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत जगह देखिए, ये मान लीजिए ग्राफ है, यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पे पाया जाएगा, यहाँ पे, लेकिन जो ऑप्टिमाइज मतलब जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाला जो फिजिबल सॉल्यूशन पाया जाएगा वो कॉर्नर पॉइंट पे ही फाइंड होगा। कॉर्नर पॉइंट मतलब ये पॉइंट और एकदम मतलब कॉर्नर वाला ग्राफ वाला पॉइंट, वहीं पे ही इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड होगा। तो ये थ्योरम नंबर 1 कहता है। अब थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है? थ्योरम नंबर 2 समझने से पहले मैं समझना होगा ग्राफ 2 तरीके के होते हैं। एक ग्राफ होता है जो कि बाउंडेड होता है, ऐसा ग्राफ जो कि इस तरीके से कुछ होता है उसको बाउंडेड ग्राफ। उसके मान लीजिए ये ग्राफ जो है, यहाँ पे इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ। मान लीजिए ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ क्या है? बाउंडेड। मतलब जो ग्राफ बाउंडेड हो कॉमन रीजन से उसको बोलते हैं बाउंडेड ग्राफ। और कुछ ग्राफ क्या होता है? कुछ ग्राफ अनबाउंडेड, मतलब कुछ ग्राफ इसकी बाहर की तरफ ग्राफ दिया हो, इस ग्राफ को हम बोलते हैं अनबाउंडेड ग्राफ। अब देखिए थ्योरम नंबर 2 ये बोलता है, इस चैप्टर में थ्योरम नंबर 2 ये बोलता है कि
जो भी अनबाउंडेड रीजन में अगर कोई भी सॉल्यूशन मतलब अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर निकल रहा है, फाइंड हो रहा है, या तो वो एग्जिस्ट करेगा या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और या अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो कॉर्नर पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगा। ये होता है थ्योरम नंबर 2। अब मैं इस चैप्टर को पूरा का पूरा आपको थ्योरी की मदद से पढ़ाता हूँ, जो कि मैंने प्रॉमिस किया था, जो थ्योरी मैंने बनाया नोट्स आपके लिए, इससे भी जल्दी इस चैप्टर को मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। सबसे पहले जो आता है वो आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखिए लिखा हुआ है, ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन। जो हमने पढ़ा, ऐसे प्रॉब्लम जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन वैल्यू को मैक्सिमम और मिनिमम करते हैं उसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना जो होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन करना। अब नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे फंक्शन जो कि एक्स और वाई के फॉर्मेट में रहे हों और इसी फंक्शन को हमें मैक्सिमम और मिनिमम करना होता है। जैसे कि देखिए जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। डिसीजन वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि जो भी एक्स और वाई होते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। और अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है कॉन्स्टेंट्स। आप फोन को थोड़ा सा रोटेट करिए। कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये होता है द लीनियर इनइक्वालिटी, जो भी कंडीशंस दी होती हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे कंडीशन दी हुई हैं, ये देखिए यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट। फीजिबल रीजन क्या होता है, ऐसे रीजन जो कि कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाई ऑल द कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड फीजिबल रीजन। इनफीजिबल जो नहीं डिटरमाइन होता है कॉमन रीजन से, जो मतलब कॉन्स्टेंट के द्वारा जो कॉमन रीजन नहीं होता है उसके बाहर जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको बोलते हैं फीजिबल, इनफीजिबल रीजन। और फीजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉमन रीजन के अंदर जो भी पॉइंट्स आते हैं उसको बोलते हैं फीजिबल सॉल्यूशन। एक बार फिर से देखिए, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो भी कंडीशंस होते हैं उसको कांस्टेंट्स बोलते हैं। फीजिबल रीजन क्या होता है, ऐसे रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कांस्टेंट्स इज कॉल्ड फीजिबल रीजन। फीजिबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो कि फीजिबल रीजन के अंदर आते हैं उसको फीजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। इनफीजिबल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन जो कि फीजिबल रीजन से बाहर होते हैं उसको बोलते हैं इनफीजिबल सॉल्यूशन। अब हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस पे। देखिए बोर्ड का क्वेश्चन कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। बोर्ड के क्वेश्चन को ऐड करते हैं यहाँ सबसे पहले। और ये रहा बोर्ड का क्वेश्चन। आप फोन को रोटेट कर रहिए। देखिए दिया हुआ था, कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द ऑल द कांस्टेंट इज कॉल्ड फीजिबल रीजन। इजी क्वेश्चन 2024 का था। इफ द फीजिबल रीजन मतलब दिया हुआ है जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई बाउंडेड है, तो बिल्कुल इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जो क्वेश्चन नंबर 3 है अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ने के लिए। हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको एक बार क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं रिकॉल करा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके रिकॉल कराता हूँ आपको क्या क्या पढ़ा हमने। हमने पढ़ लिया भाई एलपीपी क्या होता है, ठीक है। एलपीपी पढ़ लिया हमने, एलपीपी पढ़ लिया, और जो भी इंट्रोडक्शन थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉन्स्टेंट सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस दो तरीके से इस चैप्टर में आते हैं। एक आता है बाउंडेड रीजन वाला क्वेश्चन, मतलब जब रीजन बाउंडेड रहेगा तब हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी रहेगी। और एक क्वेश्चन आता है जब रीजन अनबाउंडेड रहेगा तब हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी रहेगी। तो हम दोनों क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे अच्छे तरीके से, और आप लोग इन्हीं क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन की मदद से हम इस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट्स और हैं उनको क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई अब हम पढ़ेंगे कॉर्नर पॉइंट मेथड फॉर सॉल्विंग एलपीपी। तो यही एक चैप्टर का मेन पार्ट है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो स्टेप्स थे किस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे। अब इसी पार्ट को हम पढ़ के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। दो तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। एक बाउंडेड रीजन पे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, एक अनबाउंडेड रीजन पे। तो चलिए यही मेन पार्ट है हमारा, इसको एकदम बढ़िया से आप लोग कंसंट्रेट होकर पढ़िए। और अगर आप लोग अभी तक पढ़ रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, आपको फल ज़रूर मिलेगा। एक बार जाइए मुँह धुलिए या पानी पीजिए, फिर से इसको कंटिन्यू करिए। चलिए अब पढ़ते हैं। दिया है टॉपिक, द मेथड कॉम्प्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात कि आपको अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है और रीजन अगर आपका बाउंडेड है। अगर आपका रीजन बाउंडेड हो तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप जो होता है फीजिबल रीजन आपको फाइंड करना होगा। अब फीजिबल रीजन आप कैसे फाइंड करेंगे, फीजिबल रीजन फाइंड करने के लिए आपको कॉन्स्टेंट्स का यूज करना होगा, और कॉन्स्टेंट्स का जो कॉमन पॉइंट होता है वहीं से वो फीजिबल रीजन बनेगा। फीजिबल रीजन एक बार निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो भी कॉर्नर पॉइंट्स के वैल्यूज़ आएंगे उसको पुट करेंगे, और जो मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना होगा तो मैक्सिमाइज जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, जो कम वैल्यू आएगा वही मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ये कैसा केस है, ये केस है रीजन जब क्या हो, बाउंडेड हो। अगर रीजन बाउंडेड हो तभी ये केस अप्लाई होता है, ये बाउंडेड का केस है।
और अनबाउंडेड का केस क्या होता है अभी इसके बाद पढ़ेंगे, पहले बाउंडेड केस का एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बाउंडेड वाले का एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए रीजन क्या है, बाउंडेड है। सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली। यहाँ पे ग्राफिकली 8x + 9y एक वैल्यू दी है, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है और इसे हमें ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। और यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स क्या दिए हैं हमें, कॉन्स्टेंट जो हमें गिवन है 2x + 3y इज लेस देन इक्वल टू में 6 -3x - 2y इज लेस देन इक्वल टू में 6 एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y इज लेस देन इक्वल टू में 1। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, फिजिबल रीजन निकालो। और फिजिबल रीजन निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो लाइंस दी होती है उनकी ग्राफ बनानी होती है। अब ग्राफ बनाने का तरीका बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ किस तरीके से ग्राफ बनेगा। देखो सबसे पहली बात तो सिंपल x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आएगी, तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे 2x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 6 है, x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल ट्रिक जो है मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। एक सिंपल आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, x/a जो होता है प्लस y/b जो होता है वो बराबर 1 होता है। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, मैं एक बार अच्छे से पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, देखते हैं एक बार, देखो इस तरफ ले जाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब एक जनरल फॉर्म होता है कि x/a मतलब ऐसे नंबर से आप डिवाइड करो और y/b इस ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि जो इधर 1 हो जाए और इधर x और y का कोफिशिएंट क्या हो जाए, भी 1 हो जाए। और जो a और b होती हैं वही x और y की वैल्यूज़ हो जाती हैं। अब देखो सिंपल यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व किए हैं, 2x + 3y इज लेस देन इक्वल टू में 6 है। अब यहाँ पे इसको क्या किए हम लोग, यहाँ पे हम 2 को 6 से डिवाइड कर दिए हैं। देखो सिंपल कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ सिंपल, आपको जो इस साइड दिख रहा है ना, इस साइड से डिवाइड कर दो, इधर 1 हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से डिवाइड करना है कि इधर भी कोफिशिएंट भी 1 हो जाए, x का और y का कोफिशिएंट मतलब क्या आगे वाला पार्ट वो भी 1 हो जाए। तो इसको इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा इसमें। देखिए यहाँ पे मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ, 2x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 6। तो मैं अगर इसको 6 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे नीचे अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूँ और इसको भी 6 से डिवाइड कर दूँ और इसको भी 6 से डिवाइड कर दूँ, तो 2x + 3y इज इक्वल टू जो 6 है वो 2 को जब 6 से डिवाइड करूँगा तो 1/3 हो जाएगा, मतलब x/3। 3 को जब 6 से डिवाइड करूँगा तो 1/2 मतलब 3/2। और जब 6 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 1 हो जाएगा। मतलब एक सिंपल फॉर्म में आ गया x/a + y/b बराबर में 1। यहाँ पे देखिए x का भी कोफिशिएंट 1 है, y का भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 भी आ गया है। तो मतलब सिंपल x और y की वैल्यूज़ क्या हो गई, 3 हो गई और 2 हो गई। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब x और y की वैल्यूज़ पता चल गई हमें, अब हम इससे ग्राफ बनाएंगे। सिंपल यहाँ पे भी यूज़ किया है ऐसे, 3x - 2y इज लेस देन इक्वल टू में 6, 3x - 2y इज लेस देन इक्वल टू में 6। फिर से यहाँ पे आपने 6 से डिवाइड कर दिया तो 1/2, 3/6 1/2 हो गया। अब -2/6 क्या हो गया, -1/3 हो गया, y/-3 इसका मतलब, और इक्वल टू में 1, 6/6 1 हो गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि y बराबर 1 का जो ग्राफ होता है वो सिंपल एकदम सीधे इस x से पैरेलल निकल जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इतना पोर्शन समझ लिया हमने। पहला पोर्शन क्या कि आपको x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। कैसे निकालनी है, x/a + y/b बराबर 1 के फॉर्म में करके a और b की जो वैल्यूज़ होंगी वो x और y की वैल्यूज़ हो जाएंगी। अब देखिए x की वैल्यू भी, x और y की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गई। एक x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू यहाँ से 3 हो गई, यहाँ से y की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू -3 होगी। अब इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे। अब x की वैल्यू, इस लाइन का सबसे पहले हम बनाते हैं 2x + 3y इज लेस देन इक्वल टू में 6 का लाइन बनाते हैं। तो लाइन कैसे बनेगा, x पे 3 है मतलब x बराबर 3, मतलब x 3 है, y 0, 0,3 आपको कहाँ दिख रहा है ग्राफ में, देखिए यहाँ पे क्या है, x 0,3 नहीं सॉरी 3,0, क्योंकि पहले x होता है ना, तो 3,0 कहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 3,0 हो गया। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 3,0 हो गया, 3,0 ये पॉइंट हो गया। अब एक पॉइंट तो मिल गया यहाँ पे इसका। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है 2, y2 मतलब पहले x क्या रहता है, y पे x क्या 0 होता है, तो 0,2। तो देखिए यहाँ पे जब हम यहाँ पे आएंगे, ये वाला पॉइंट हो गया 0,2, ये 3,0। तो यहाँ पे पहला ग्राफ बन गया। आप लोग समझ गए होंगे 0,2 और 3,0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू 2 थी, और x पे y 0 होता है, y पे x 0 होता है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए पहला ग्राफ हमने बना लिया। अब दूसरा ग्राफ मतलब क्या, x बराबर 2, मतलब x 2 है और y 0 होगा, तो 2,0 कहाँ पे है, 2,0। देखिए यहाँ पे 2,0 आपको दिख गया।
ये जो पॉइंट है यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे इस तरीके से 2 रहेगा। ये जो बना हुआ है ना 2, ये 2, ये जो ग्राफ बना हुआ है 2 यहाँ पे रहेगा, 2,0, 2 यहाँ पे बन गया, ठीक है, 2 यहाँ पे बन गया। अब क्या है, अब यहाँ पे देखिए, हाँ -3 मतलब y -3 है। अगर y -3 है तो x जीरो क्या हो, x क्या होगा, 0 होगा, मतलब 0,-3। अब 0,-3 कहाँ पे मिलेगा, 0,-3 देखिए यहाँ पे जो ग्राफ जा रहा है इस तरीके से ग्राफ बनेगा ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा, -3, 0,-3 यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसको मैं एक बार इरेज करता हूँ, बढ़िया से बनाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे 2,0 कहाँ पे, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ, इसको आप ऐसे मत बनाइए, ठीक है, ये ग्राफ रॉन्ग है, इसको मैं सही से बनाता हूँ। तो ये यहाँ से ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ है 3x - 2y का ग्राफ, ये है 3x - 2y बराबर में > में 6 माइनस में, ठीक है, आगे माइनस लगा हुआ है। तो ये ग्राफ है कुछ इस तरीके से। आप आई होप मेन आपको समझाने का मोटिव है, ग्राफ देखिए अभी ये सही बना हुआ है। तो यहाँ पे एक ग्राफ ये बन गया, एक ग्राफ ये बन गया, एक ग्राफ ये बन गया। अब हमें क्या था, ग्राफ बनाने के बाद क्या कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना होता है, बिल्कुल सर। तो कॉर्नर पॉइंट देखिए, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे ये मिल गया, और यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट हमें ये मिल गया, एक ये मिल गया। अब देखिए y बराबर 1 और 3x - 2y का जो ग्राफ है वो कट हो रहा है एक पॉइंट पे, तो ये पॉइंट भी हमें निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हमने सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लिया, y बराबर 1 पुट किया और इस तरीके से सॉल्व करके ये निकाल लिया। देखिए x बराबर 12/9, y बराबर 6/18, ये आप लोग को आई होप आता होगा, आना भी चाहिए, ठीक है। अगर किसी को डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेगा, ठीक है। मैं एक ग्राफ ये वाला आप लोग समझ जाइए ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए ये ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, मतलब ये स्ट्रेट रहेगा, आप लोग बना लेंगे इसको, स्ट्रेट ग्राफ बनाना है ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। अब जो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या मिल गया, 0,0, 2,0, 13/13, 6/13, ये कहाँ से मिला पॉइंट, ये हमें यहाँ से मिला 30/13 और 6/13, इस तरीके से यूज करके हमें मिल गया। और ग्राफ बस एक ही जगह नहीं कट हुआ, ग्राफ एक दो जगह कट हुआ। देखिए ये ग्राफ, ये जो मतलब था ग्राफ कहाँ गया, ये वाला ग्राफ, इसको फिर से बनाते हैं, ये वाला ग्राफ जो था और फिर ये सीधा, आप मान लीजिए इसको सीधा ग्राफ जो था, और ये वाला ग्राफ भी एक पॉइंट पे कटा था, तो यहाँ पे भी हमने यूज़ करके 30/13 निकाला, ठीक है। तो दो दो जगह से हमने कॉर्नर पॉइंट निकाला, ये आप समझ गए ये कॉर्नर पॉइंट निकालने का जो सिस्टम था यहाँ से था। और एक चीज़ और, सबसे पहली बात, एक होता है कि जो भी हमें कांस्टेंट दिए रहते हैं उसमें हम 0,0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, और अगर ये वैल्यू मतलब सेटिस्फाई कर, जैसे यहाँ पे देखिए 0,0 पुट किया तो 0 + 0 2x में 0 गया, 0 गया, तो यहाँ पे देखिए 0 6 से छोटा है। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ग्राफ इस तरफ बनता है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो ग्राफ दूसरी तरफ बनता है। मतलब अगर ये सेटिस्फाई करता है 0,0 कांस्टेंट अगर सेटिस्फाई करा तो ग्राफ इस तरफ बनेगा, नहीं सेटिस्फाई करा तो इस तरफ बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ आप लोग इस तरीके से इसको बना लीजिए, इसको आप एक बार एडिट करके बना लीजिएगा अपने सब, ठीक है। ये यहाँ पे ये लाइन गलती से कट गया क्योंकि बुक का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें जो भी था कॉर्नर पॉइंट मिल गया, हमें कॉर्नर पॉइंट मिल गया, हमने कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू पुट की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू पुट की 0,0, ये अब जो कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू है उसको 8x + 9y में पुट करो, पुट किया 0,0, यहाँ पे आया 0, 2,0 पुट किया 16 आ गया, ये पुट किया 54/13 आ गया, 3/2, 1 पुट किया तो 21 आ गया। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू 294/13 आ रहा है, और ये इस पॉइंट पे आ रहा है, तो इसलिए इसका जो मैक्सिमाइज जो आंसर होगा वो ये होगा। देखो ये क्वेश्चन जो था मैंने आपको समझाने के लिए बताया, पहले बहुत लोग को पहली बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, तो आप एक बार मुझसे कांटेक्ट करिए, मेरे जो भी कमेंट बॉक्स में उसमें आप लिखिए कि सर क्या डाउट है। और इस ग्राफ को आप लोग एक बार क्लिक करके एक बार सही कर लीजिएगा कि ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पे गलत बन गया है, ऑलरेडी बना था, मैंने आपको करेक्ट भी करा दिया। ये देखिए ये ग्राफ बन गया, और मेन देखिए यहाँ से एक लाइन ये जा रही थी, यहाँ से हमने एक कॉर्नर पॉइंट निकाला, और यहाँ से हमने एक कॉर्नर पॉइंट निकाली। यहाँ का जो कॉर्नर पॉइंट था वो 13/13/6/13 था, और यहाँ का कॉर्नर पॉइंट देखिए, यहाँ का कॉर्नर पॉइंट क्या था, इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं, 3/2, 1 यहाँ का कॉर्नर पॉइंट था, ठीक है, जब ये दोनों लाइन लगी थी। तो आई होप आपको समझ गया होगा बाउंड्री रीजन वाला। इस पर हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी प्रैक्टिस सेशन जब आएगा। ये एक डिटेल वीडियो है जिसमें आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम, जो क्वेश्चन था हमारा नेक्स्ट वाला, अगर रीजन अनबाउंडेड रहता है तब क्या करेंगे। रीजन बाउंडेड वाला तो समझ गया, अब अनबाउंडेड वाला समझते हैं क्या होगा। देखिए
ये रहा, सबसे पहले इसको देखते हैं। अगर रीजन क्या है, अनबाउंडेड हो, अगर रीजन अनबाउंडेड हो, इन केस द फीजिबल रीजन अनबाउंडेड, एम इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। एम मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, इफ़ द ओपन हाफ प्लेन, जो भी ओपन हाफ प्लेन है, डिटरमाइंड बाई ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन एम। देखो, अगर एम मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब हाफ प्लेन डिटरमाइंड जो होगा वो ग्रेटर देन एम होगा, और एम मिनिमम कब होगा, ये जब हाफ प्लेन होगा वो लेस देन एम होगा। ये आपको ऐसे नहीं समझाएगा, मैं क्वेश्चन के थ्रू इसको तो भाई चलिए अब अनबाउंडेड रीजन का एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपका सारा जो भी डाउट वगैरह है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ही हम बाउंडेड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इसी तरीके से हम अनबाउंडेड रीजन वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वेयर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू एक्स प्लस 4y नीड टू बी मिनिमाइज्ड सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 1000 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए, मतलब ये जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है z इक्वल टू एक्स प्लस 4y, इसे क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है। अभी हमने मैक्सिमाइज किया था, इससे पहले अब मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने पिछले बार वाले में किया था, पिछली बार वाले में जिस तरीके से सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया था, उसी तरीके से करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ चाहिए, और ग्राफ हम कॉन्स्टेंट्स की मदद से ही बनाते हैं। अब चलिए देखिए, यहाँ पे जैसे 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 1000, इसका यूज करके सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। तो हमें जैसा कि जनरल इक्वेशन का फॉर्म पता था, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर में 1। तो सबसे पहले जो एक्स और वाई की वैल्यू है, उस मतलब जो इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू में 100 दिया हुआ है, इस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू में 100 दिया हुआ है। इस इक्वेशन को हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे x बाई 500 प्लस वाई बाई 1000 इक्वल टू 1, क्योंकि 2 बाई 1000 कितना हो जाएगा, 500। अब इस तरीके से निकाल के हमने यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ निकाल ली, मतलब पहला ग्राफ का x और y की वैल्यू निकल गई है, हम पहला ग्राफ बना सकते हैं। x की वैल्यू क्या हो गई 500, y की वैल्यू 1000, मतलब एक वैल्यू आ गई 500 बटे 500 कॉमा 0, एक आ गई 0 कॉमा 1000। मतलब देखिए, यहाँ पे 400 वैल्यू कुछ 500 का 500 कॉमा 0 और फिर 0 कॉमा 1000, यहाँ पे एक लाइन बन गया ग्राफ का। सिंपल ही यूज़ करके हम इस तरीके से x प्लस 2y इस ग्रेटर एंड इक्वल टू में 800 का हम ग्राफ बना लेंगे। x बाई 800 प्लस y बाई 800, क्योंकि हमें कोफिशिएंट को 1 करना रहता है और नीचे a और b की वैल्यू होनी चाहिए, वही x और y की वैल्यू हो जाती है और बराबर में 1 होता है। तो यहाँ पे सिंपली हमने 800 से डिवाइड कर दिया, कोफिशिएंट 1 हो गया और RHS में भी 1 हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 800 आ गई, y की वैल्यू 400 आ गई, क्योंकि x बाई 800 और 2y जब हमने 800 किया तो 1/4 हो गया, इसलिए y की वैल्यू 400 आ गई। मतलब एक वैल्यू आ गई है 800 कॉमा 0, एक वैल्यू आ गई है 0 कॉमा 400, 0 कॉमा 400 ये रहा और 800 कॉमा 0 ये रहा। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों लाइंस को, एक लाइन ये बन गई यहाँ पे, तो इसका मतलब एक लाइन ये बन गई, एक लाइन ये बन गई। ये लाइन, ये वाली लाइन कौन सी है, 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू में 1000, और फिर ये वाली लाइन कौन सी है, x प्लस 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू में 800। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल आपको पता होगा कि हम कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं, सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या हो गया, 0, और यहाँ पे 0 कॉमा 400 हो गया, 0 कॉमा 1000 हो गया, यहाँ पे हो गया 500 कॉमा 0। अब यहाँ पे देखिए, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे भी हम इस पॉइंट को निकालेंगे, इस कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए सिंपल हम इक्वेशन का, सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन का यूज़ करके, यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन का यूज़ करके हम यहाँ पे इसको x बराबर में 400, y बराबर में 200 निकाल लेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आना चाहिए, नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसको सिखा दूंगा किस तरीके से करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाला, 400 कॉमा 200, एक ये पॉइंट आ गया। अब आपको पता है कि सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, पहले हम ग्राफ बनाते हैं, फिर लाइन बनाते हैं इक्वेशन की, फिर हम देखते हैं ग्राफ फीजिबल रीजन बनाते हैं। फीजिबल रीजन के लिए हम 0 कॉमा 0 पुट करेंगे, तो देखिए 0 कॉमा 0 जब यहाँ पे पुट करेंगे, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 1000 में, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 में, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो 0 की वैल्यू क्या 1000 से बड़ी होती है, नहीं, 0 की वैल्यू क्या 1000 के बराबर होती है, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन ये जो लाइन का इक्वेशन है, इसका जो फीजिबल रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं, क्योंकि फॉल्स हो जा रहा है, इसलिए ओरिजिन से दूर भागेगा। यहाँ पे भी देखिए, सिंपल 0 क्या होता है, 800 से बड़ा होता है क्या, नहीं, 0 क्या 800 से बराबर होता है, नहीं, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स हुआ, तो दोनों लाइन का जो फीजिबल रीजन है वो बाहर हो गया। इसका भी फीजिबल रीजन बाहर है, इसका भी फीजिबल रीजन बाहर है। ये हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कॉमन नहीं है, इसलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, इसलिए यही हरा वाला क्या हो गया, हमारा फीजिबल रीजन हो गया। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हमने फीजिबल रीजन निकाल लिया, फीजिबल रीजन निकालने के बाद हम कॉर्नर पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे,
और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो एक कॉर्नर पॉइंट हमारे सामने गिवन है 0,1000, 400, 200, 800, 0। इसको पुट करके हमने जो वैल्यू निकाली और जो हमें मिनिमम वैल्यू मिली वो मिली 800। ये तो मिनिमम वैल्यू हो गई, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि ये मिनिमम वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगी जब एक चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई अगर मिनिमाइज करना है तो वो लेस देन होना चाहिए यम से, मतलब जो मिनिमम वैल्यू है उससे लेस देन होना चाहिए। इसका ग्राफ, इसका ग्राफ बनाएंगे ax प्लस बी वाई और ax प्लस बी वाई इज लेस देन m का हम ग्राफ बनाएंगे। अगर ये ग्राफ जो हमारा पहले वाला ग्राफ है इसके साथ कोई भी कॉमन पॉइंट या कोई भी कॉमन रीजन नहीं बना रहा है तो ये क्या होगा, ये इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अब चलिए इसका ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे। इसका ग्राफ मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ax प्लस बी वाई क्या है, ax प्लस बी वाई यहाँ पे दिया हमें x प्लस 4y, x प्लस 4y इज लेस देन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है 800। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे अगर जब डिवाइड करेंगे x बाई 800 से जब डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा 800, 0 और एक पॉइंट आ जाएगा 200, 0। 4/800 करेंगे तो 1/2 होगा, तो एक 1/200 होगा, y/200। तो एक पॉइंट आ गया 800, 0 और एक पॉइंट आ गया 200, 0। और जो ये वाला ग्राफ है इस ग्राफ को हम डॉटेड बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने डॉटेड ग्राफ बनाया और एक ग्राफ जो है वो कहीं भी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है इसका इस रीजन के साथ। ये देखिए ये जो ग्राफ बना है हमारा, ये वाला यहाँ से 800 से जो ग्राफ बना है इसका कोई भी हमारा क्या है, मतलब कॉमन पॉइंट नहीं है, कॉमन रीजन में नहीं डिटरमाइन हो रहा है इस वाले ग्राफ में। इसलिए ये क्या है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी जेड मीन जो होगी इसकी वो हो जाएगी 800, जेड मीन हो जाएगी 800। इसी तरीके से जब मैक्सिमम वाला केस आएगा तब हम ax प्लस बी वाई जब मैक्सिमम वाला केस आएगा तो हम किस तरीके से ग्राफ बनाएंगे आप ही सोचिए। जब मैक्सिमम मिनिमम तो ये बनाया, अब मैक्सिमम में क्या बनाएंगे, मैक्सिमम में हम बनाएंगे ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इज ये लेस देन वाला है, इज ग्रेटर देन एम का ग्राफ बनाएंगे, बड़ा एम का। और अगर ये एग्जिस्ट कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा तो ये एग्जिस्ट करेगा, वही मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा और ये चैप्टर भी अब खत्म हो चुका है। मैं चाहूँगा इस चैप्टर में बस आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए, कहीं से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए। और अगर आप कहोगे तो मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो ये है मेरी बोर्ड की कॉपी, मैंने बोर्ड में इस तरीके से इस ग्राफ को बनाया था, आपको भी ऐसे नीट एंड क्लीन ग्राफ बनाना है। देखिए ये ग्राफ मैंने इस तरीके से बोर्ड में बनाया था और मुझे पूरे के पूरे ग्राफ 1.5 नंबर का आता है, मुझे पूरा का पूरा 1.5 नंबर इस ग्राफ में मिला हुआ है। तो आप भी ऐसे नंबर ले सकते हैं इस ग्राफ को बना के। धन्यवाद। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।